नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका राजस्थान की कला व संस्कृति की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे अब तक दो टॉपिक हो चुके हैं। पहला हमारा टॉपिक था लोक देवता और उसके बाद हमने देवियां पढ़ ली थी। और अब इस देवियों के बाद जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है राजस्थान की भाषा व बोलियां। इसमें थोड़ा सा साहित्य की भी बात करेंगे। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी अभी आरएस का जो एग्जाम प्री का हुआ है, उसमें उद्योतन सूरी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी कोल्यामाला, उस पर सवाल पूछा गया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि अगर आप राजस्थानी भाषा से प्रेम करने वाले लोग हैं और राजस्थान में रहते हैं और राजस्थानी के टच में हैं, तो इस क्लास को पूरा देखना और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान का साहित्य कोई छोटा साहित्य, अपने आप में इसका समंदर जैसा साहित्य है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। ये क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा उर्दू के साथ थोड़ा बहुत लंबे टाइम से प्रेम रहा है, मोहब्बत रही है मुझे इस जबान से। और अच्छी जबान है क्योंकि उससे आपका जो बोलने का अंदाज है वो ठीक हो जाता है, उर्दू ऐसा सिखाती है। परंतु उर्दू का ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके साहित्यकारों ने, जितने भी इसमें लिखने वाले लोग थे, जितने भी पोइट थे, जितने शायर हुए, उन्होंने इस पर काम किया और इस पर लिखा गया साहित्य इतना बड़ा है कि आज उर्दू के बड़े बड़े मंच संचालन होते हैं। उर्दू से प्रेम करने वाले लोग मुशायरे में जाते हैं, नज़में सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, ऐसा होता है। अब बात हिंदी की आती है, तो आज अगर हम वर्तमान के कवियों को देखें तो कुमार विश्वास जो है और इनके जो भी समानांतर या इनके काल के आज के जो युवा जितने भी पोइट हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। परंतु इनसे पहले नागार्जुन जैसे, अगेय जैसे, अगर हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जैसे बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी पर इतना काम किया कि आज हिंदी भाषा से प्रेम करने वाले लोग उनको पढ़ते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को या नस्लों को वो का वो सारा का सारा हूबहू आगे पहुंचा रहे हैं। उर्दू के उर्दू वाले पहुंचा रहे हैं। परंतु राजस्थानी भाषा क्या इनसे कम है? आज आपको पता चलेगा कि राजस्थानी भाषा भी इनके बराबर की भाषा है। राजस्थानी का भी साहित्य इतना ही बड़ा है, तो फिर राजस्थानी भाषा में मंच संचालन क्यों नहीं होते? क्यों नहीं राजस्थानी भाषा के ये जो है मुशायरे होते हैं? वहां पे कोई क्यों नहीं राजिया के दोहे बोलता? कृपाराम जी के दोहे कोई क्यों नहीं बोलता? एक वो हुए ना ओम जी पुरोहित जो कवि हुए, या उनके द्वारा एक वो लिखा गया है ना कि मायड़ भाषा बेलियो, निद्रो है सन्मान पर भाषा ने बोलकर क्यों गमाओ शान। क्या कह रहे हैं इसमें ओम जी? ये कह रहे हैं कि मायड़ भाषा बेलियो, निजरो है समान, आपने सारा कोई समान है। और जे आपा दूसरी पराई भाषा बोली तो आपा अपनी शान खुद ही खो बैठ। ये है ओम जी पुरोहित। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं दोहे जो मैं आपको सुना सकता हूं। क्यों नहीं हमारे युवाओं में ये चीज पनप रही कि राजस्थानी में जाकर बोला जाए? जयपुर बेस्ड एक टीचर है इतिहास के, वो अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में। राम स्वरूप जी किसान, जिनका हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट इंटरव्यू पड़ा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सोनी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। परलिका एक गांव है दोस्तों नौहर में, वहां पर राजस्थानी साहित्यकार आपको मिलेंगे। वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। खूब सारे विनोद स्वामी आप लोग फेसबुक पे देखते हैं। यहाँ पे बिरकाली नौहर के पास में गांव है, वहां पे बहुत सारे राजस्थानी के साहित्यकार मिलेंगे। और ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी गई है, ऐसा ऐसा साहित्य उनके द्वारा लिखा गया है कि उनका इंग्लिश तर्जुमा, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करके और अहमदाबाद और इधर जो है कई त्रिपुरा जैसी यूनिवर्सिटियों में लगता है। बताइए, हम उनका सम्मान नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा राजस्थानी साहित्य है क्या। आखिरकार इस कड़ी में हम अब पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे एग्जाम का है उसमें अब आगे बढ़ते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि राजस्थानी भाषा को लेकर थोड़ा सा आगे आइए और हमारी माइड भाषा, हमारी माँ बोली को थोड़ा सा और प्रमोट कीजिए। थोड़े किस्से कहानियां और थोड़ी ये चीजें जो है आप थोड़ा सा ढंग से आगे बढ़ाओगे तो हमारी माँ भाषा से हमारा जो प्रेम है वो ठीक ढंग से आगे चलेगा। हम क्लास शुरू करते हैं दोस्तों, राजस्थान की बोलियां। अगर हम इसमें एक चीज देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों क्या है कि हमारे देश में जो थे आर्य आए थे, बाहर के लोग कह सकते हो आप, आर्य लोग थे, तो उनकी अपनी एक भाषा थी और वो थी आर्य भाषा। आप कहोगे सर ठीक है, कौन सी भाषा थी? आर्य भाषा थी। और इस आर्य भाषा से निकल कर आई क्या दोस्तों? वैदिक संस्कृत।
क्या निकल कर आई? वैदिक संस्कृत निकल कर आई, या वैदिक संस्कृत कह सकते हो आप। इस वैदिक संस्कृत को दोस्तों जानने के लिए एक वेदांग नाम की किताबें लिखी गई थी। मैं आज आपका बहुत सारा समय जाया ना करते हुए इस पूरी क्लास को डिस्कशन मोड में ही रखूंगा, क्योंकि जिन चीजों में लिखने में टाइम हमारा जो खराब होता है उसको मैंने आज पिक्चराइजेशन कर दिया। उनका हमने क्या किया, इस डिजिटल बोर्ड की थोड़ी सी हमने सहायता ले ली और हमने इसमें जो जो बोलियां जहां जहां बोली जाती है उनको हमने वहां वहां सेट कर दिया है। आपको थोड़ा परेशानी कम होगी, और आप भी अपने साथ नक्शा रखना या आप हाथों से बना लेना, मैं बता दूंगा आपको अगर आप नोट्स लेकर बैठे हैं तो। अब दोस्तों कहानी क्या है कि ये जो वेदांग है ये क्या है, वैदिक संस्कृत को समझने की किताबें थी। ये वेदों के अंग नहीं थे। अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो वेदों के अंग आएगा, वेदों का कोई अंग नहीं था। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए थे, ये अलग थी। परंतु ये वेदांग क्या था, ये था वैदिक संस्कृत को समझने के लिए, इस भाषा को ही समझने के लिए, ठीक है, को समझने की किताबें थी ये, को समझने के लिए जो किताबें थी वो वेदांग थे। अब इसमें देखो दो चीजें आती है दोस्तों निकलकर, और वो कौन सी आती है? नंबर एक दोस्तों आती है क्या, एक आती है पाली भाषा, और एक आती है क्या दोस्तों, लौकिक संस्कृत। कौन सी आती है? आप कहोगे सर लौकिक संस्कृत। अब देखो उस वक्त वो वैदिक काल था, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो थे पाषाण काल थे, और उसके बाद जो एंशियंट हिस्ट्री में जाएं तो उसके बाद वैदिक काल आया। इस तरह से अलग अलग काल आए। तो वैदिक काल तक आते आते जो मनुष्य था वो इन बातों को समझने लग गया था, और उसने इस पर खूब सारा काम किया और उसने भाषा लिखनी शुरू कर दी। ये जो पाली भाषा थी इनकी, ये दोस्तों बोलने की भाषा थी, ये बोलने की भाषा थी। आप कहोगे सर तो ये इनकी लिखने वाली भाषा थी। दोस्तों आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ये इनकी क्या थी, ये लिखने की भाषा थी, ये बोलने की भाषा थी। अक्सर हमारे यहाँ पे महर्षि जी जो है हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और वो एक कॉलेज प्रोफेसर हैं, और उनसे मेरा डिस्कस होता रहता है। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि नितिन जी, जो साहित्यकार होता है ना, वो आम जन बोली के पीछे पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जैसा बोलता है, जैसे मैंने अभी क्यों बोला, तो क्यों जो शब्द है इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है दोस्तों। क्यों का क्या जिक्र है, कहां, ही हिंदी में कोई है ही नहीं इस शब्द का मतलब। परंतु क्यों आम जन बोली में है। धीरे धीरे ये जब चलेगी भाषा, तो आज नहीं तो कल इसको हिंदी में समाहित कर दिया जाएगा शब्द, और फिर भाषा जो साहित्यकार होगा कोई आगे आने वाला नया साहित्यकार, वो क्यों कोई करेगा। आजकल आप लोग इस तरह से क्यों लिखते हैं? आप लोग आजकल क्या लिखते होंगे? आप लिखते होंगे क्या कर रहा है। ये क्या है? ये साहब इंग्लिश है। हो सकता है इंग्लिश को कल को मिल जाए मान्यता, क्योंकि साहित्यकारों को इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। आज भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स इस भाषा में बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। आपको सर हम नहीं बनाते, बिल्कुल। बहुत आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो इंग्लिश में नोट्स बन रहे हैं, क्योंकि उनकी पकड़ इंग्लिश में बहुत ठीक है पढ़ने में। परंतु हिंदी में अब वो कैसे लिखे उनको नहीं पता कि चंद्र बिंदु कहाँ आएगा, इसकी मात्रा कहाँ लगेगी। तो इस भाषा में चल रहा है मामला आजकल। ये व्हाट्सएप की भाषा है हकीकत, परंतु साहित्यकार को इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। ऐसा गुरुदेव बताते होते। ये जो बोलने की भाषा थी दोस्तों, इससे तीन भाषाएं निकली। आप कहोगे सर कौन कौन सी? इसमें नंबर एक निकली शोर सेनी प्राकृत। शोर सेनी प्राकृत। दूसरा इससे निकली मगधी, और तीसरा निकली दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ये जो है ये तीन निकली। अब आप कहोगे सर इसमें और इनमें क्या फर्क है? देखो दोस्तों, ये जो सौर सैनी वाला जो मामला था ना, ये यूपी, गुजरात और राजस्थान का टच वाला एरिया था। और ये अक्सर जो मगध का जो कह सकते हो आप बिहार के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें बोली जाती थी। तो हम सिर्फ बोलने वाली भाषा पे काम कर रहे हैं, इस बात को आप गौर फरमाना। हमने क्या कहा दोस्तों? हमने कहा साहब ये जो है ये राजस्थान प्लस गुजरात, और प्लस हमने कहा कि ये थोड़ा बहुत यूपी टच। मगधी कहां? आप कहोगे सर पुराने वाला बिहार। और फिर आप क्या कहोगे? महाराष्ट्री में। देखो महाराष्ट्र की बोली है ये तो। अब जब बात महाराष्ट्र की आती है
तो अब इस सौर सैनी प्राकृत से कुछ अपभ्रंश भाषाएं निकलकर बाहर आई, और उसमें क्या था दोस्तों, एक गुर्जरी अपभ्रंश थी और एक इसके साथ साथ ही हमारी सौर सैनी अपभ्रंश। हम थोड़ा सा पेज आगे बढ़ा लेते हैं, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और आप इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। दोस्तों शायद मैं स्क्रीन से बाहर हो गया हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नए खोज की तरफ। हमने क्या कहा दोस्तों, हमने कहा अभी तक सौर सैनी, हमने तीन चीजें बताई, सौर सैनी प्राकृत, हमने एक बता दी थी मगधी प्राकृत, और एक हमने बताई थी महाराष्ट्री प्राकृत। अब जब ये बताई हमने, तो इसके साथ साथ हमने सौर सैनी जो प्राकृत की बात की, इसमें हमने कहा अपभ्रंश निकल कर आए, और इसमें से दो अपभ्रंश निकल कर आए। एक था दोस्तों गुर्जरी अपभ्रंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों मैं फिर, और एक निकली सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। अब सुनो कहानी क्या है। इस गुर्जरी अपभ्रंश से क्या निकल कर आया दोस्तों, दो भाषाएं निकल कर आई। नंबर एक निकल कर आई राजस्थानी भाषा, और नंबर दो आई दोस्तों गुजराती भाषा। गुजराती भाषा, हमारा जो लिखावट का काम है बस अभी पूरा हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक पहले से ही सेट किया हुआ है, चिंता मत करना आप लोग। अब हम देखते हैं जब गुजराती भाषा की बात आती है, और यहां से दोस्तों क्या निकल कर आई थी, हिंदी भाषा। अब देखो इस राजस्थानी को भी दो भाषा में तोड़ दिया गया था दोस्तों, एक थी डिंगल और एक है पिंगल। इस पे भी हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, एक डिंगल और एक पिंगल, ये दो भाषाएं हैं। अब जब हम इनकी बात करें, एक जो पश्चिमी राजस्थान की है वो डिंगल है, और पूर्वी राजस्थान में ये बोली जाती है। आप ये तो मेंशन कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूं पूर्वी राजस्थान। अगर आज आप देखो अनुसूची 8 की बात करें दोस्तों, तो अनुसूची 8 में क्या है, भाषाओं का जिक्र किया गया है। नंबर एक बात तो आप पॉलिटी का ये प्रश्न याद कर सकते हैं, जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है जिन भाषाओं को, उनको अनुसूची 8 में रखा गया। आपने कहा सर ठीक है, उसमें से एक हिंदी भी है अभी तक इसमें, और एक गुजराती भी है, तो राजस्थानी क्यों नहीं है। तो यही तो बात सोचने वाली है कि इनकी अगर देखा जाए, इन दोनों इन दोनों की जो मां है वो एक ही है, गुर्जरी अपभ्रंश। और अगर गुर्जरी अपभ्रंश की बात करें तो गुर्जरी अपभ्रंश की मां देखा जाए तो सौरसेनी है। सौरसेनी से निकली गुर्जरी, गुर्जरी से राजस्थानी और गुजराती दोनों निकली, और साहब गुजराती को मान्यता मिल गई, ये अनुसूची 8 में चली गई, और राजस्थानी ये अधूरी अधजल में रह गई। इसका कारण बताऊंगा इनको अनुसूची 8 में क्यों नहीं जगह मिली। और अगर देखा जाए गुर्जरी की एक बहन और थी जो शेरसेनी की, सौरसेनी की बेटी थी, सौरसेनी अपभ्रंश नाम था, उसने हिंदी को जन्म दिया, और इस हिंदी को भी मान्यता मिल गई। जबकि इसको तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं इसको मिलना चाहिए। मानते हैं बहुत बड़ा साहित्य है, पर राजस्थानी का भी अपना बहुत बड़ा साहित्य है। आगे चलकर देखोगे आप कि इतने पुराने ग्रंथों में भी ये मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग जो है, ये सौरसेनी प्राकृत ये 12वीं शताब्दी के आसपास मिली। तो इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो यहां से निकल कर आता है। आप ये ध्यान रखना, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का जो जन्म है वो कौन सी अपभ्रंश भाषा से हुआ है, बहुत बार सवाल पूछा गया, गुर्जरी अपभ्रंश से ये निकल कर आई है। आपसे इसका पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से आई है, ऐसा आप कह सकते हो। अब देखो क्या है कि डिंगल और पिंगल में ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान की है, मैंने बता दिया, इसमें हम बहुत सारा जाएंगे नहीं। और ये पूर्वी राजस्थान के, बस इतना याद रखना कि ये जो है चारण साहित्य जो है ना, चारण साहित्य उसकी भाषा है ये। और अगर आप इनकी कहोगे तो इसके साथ साथ ये जो भाट साहित्य होते हैं ये इनकी भाषा है, भाट साहित्यों की। एक तो चारण साहित्य और एक जो है ये भाषा ये भाट साहित्यों की है। अब आप सोच के देखो कि साहब ये जो भाट साहित्य है ये पूर्वी राजस्थान की, तो ये पूर्वी राजस्थान कहाँ पड़ता है। आप कहोगे सर ये धौलपुर वाला जो एरिया है, भरतपुर वाला एरिया है, तो ये कहां पर है, ये ब्रिज क्षेत्र आता है। आप कहोगे सर ब्रिज क्षेत्र आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रृंगार पे काम होता है, श्रृंगार, श्रृंगार रस की बात कर रहा है। तो ये वाला, हमारे वालों ने तो लड़ाइयां ही लड़ी और करा क्या, तो लड़ाइयां लड़ी तो वीर रस की गाथाएं, और चारण के लोग जो है ये होते हैं। तो आप कहोगे सर इसमें वीर रस की बात होती है, बस
इतना सा याद रखोगे, बाकी इनमें कोई डिफरेंस बहुत आप मुश्किल रखोगे नहीं। ये राजस्थानी और ब्रिज का मिला जुला रूप है, ये थोड़ा इसमें गुजराती भी टच से आ जाता, आप कह सकते हो ऐसा। अब आती है सर इंपॉर्टेंट बात। देखो इसमें क्या लिखना है आपको। नंबर एक, 778 ईस्वी में, यानी 8वीं शताब्दी कह सकते हो मित्रों आप। मित्रों शब्द से थोड़ा ठीक फील होता है मुझे कि हाँ ठीक है, 8वीं सदी के आसपास आप कहोगे 8वीं सदी में क्या हुआ। एक उद्योत्तम सूरी नाम के एक साहित्यकार हुए, और उन्होंने एक किताब की रचना की जिसका नाम था कुवलयमाला। कुवलयमाला। और इस कुवलयमाला में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, कुल कुल 18 भाषाओं को जिक्र किया गया। कुल 18 भाषाओं का जिक्र किया, कुल 18 भाषाओं को। और उसमें से एक भाषा कौन सी थी दोस्तों, वो थी मरु भाषा का जिक्र किया गया था, यानी मरुस्थल प्रदेश की भाषा। ये सवाल आरएस 2023 प्री में पूछा गया है। आरएस प्री 2023 में सवाल पूछा गया है। मैंने ऑफलाइन के बैचेज में ये बात बार बार बोली थी कि देखो इस पर सवाल पूछा जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ये उद्योत्तम सूरी के द्वारा लिखित एक किताब थी या ग्रंथ है, आप कह सकते हो, ये लिखित है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ता है, और इसमें हम 16वीं शताब्दी में आ जाते हैं। आप कहोगे सर किस में, तो हम कहते हैं कि हम आते हैं 16वीं शताब्दी में। अब 16वीं शताब्दी में जब जब हम पहुंचते हैं, तो एक अबुल फजल नाम की, दोस्तों एक अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी दोस्तों, एक आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी। आप कहोगे सर इस किताब का क्यों जिक्र कर रहे हैं हम लोग। इस किताब का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अकबर के जितने भी जीते हुए प्रदेश थे, उन प्रदेशों की जानकारी इस किताब से प्राप्त होती है। और अब जब इनकी जानकारी प्राप्त होती है, तो वहां का रहना सहना, वहां का खाना पीना, वहां का आप बोली भाषा संस्कृति, सबका जिक्र इसमें प्रदेश के जानकारी में आता है। तो यहां से सबसे पहले इसने, जो अबुल फजल था, इसने मारवाड़ी भाषा का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें क्या है। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूं जो आप लिखना, कि इसमें मारवाड़ी भाषा का जिक्र पहली बार हुआ। किसका हुआ दोस्तों, मारवाड़ी भाषा का। आप एक और कह सकते हैं, एक कुशल लाभ नाम के जो है एक कवि आए थे, उन्होंने भी मारवाड़ी भाषा का एक पिंगल शिरोमणि, आप क्या कहोगे, एक कुशल लाभ नाम के एक साहित्यकार आए। इनके द्वारा रचित एक किताब थी, है ना, क्या थी, इनके द्वारा लिखित लिखित किताब या ग्रंथ, कुछ भी कह लो, ये है पिंगल शिरोमणि। क्या दोस्तों, पिंगल शिरोमणि। ये एक बुक थी, इसमें दोस्तों मारवाड़ी का भी जिक्र किया गया था। दो किताबें हमने पढ़ी 16वीं शताब्दी में। अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे, आप कह सकते हो। आईने अकबरी नाम की किताब लिखी गई थी, और इस आईने अकबरी में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कहा था कि साहब प्रदेश की जानकारी और मारवाड़ी भाषा का जिक्र पहली बार यही मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, नोट कर लेना। यहां से प्रश्न पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। आरएस ने पूछ लिया, अब कोई आरपीएससी फिर एग्जाम में डाल देगी घुमा फिरा के। देखो उसके बाद मैं आपको बताता हूं, एक रेमरेड बैंक लिस्ट नाम के 1887 में एक जो है एक सर्वे करने वाले आए, सर्वे ऑफ डायलेक्ट्स। क्या है, रेमरेड बैंक लिस्ट नाम के एक सर्वे करने वाले अंग्रेज अधिकारी कह सकते हो। इन्होंने कहा साहब, सर्वे ऑफ डायलेक्ट्स स्पोकन इन जयपुर स्टेट। जयपुर स्टेट, ये एक सर्वे किया। इंग्लिश वाले लिख सकते हो आप लोग, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो वो ज्यादा इजी है।
आप कहोगे सर्वे ऑफ डायलेक्ट्स स्पोकन इन जयपुर स्टेट, जयपुर स्टेट। यानी कि इन्होंने एक सर्वे किया दोस्तों। ये सर्वे कब किया? इन्होंने 1887 में किया, 1887 में किया, और इसको इन्होंने पब्लिश किया यानी प्रकाशित किया। प्रकाशित कब किया इन्होंने? इन्होंने प्रकाशित किया दोस्तों 1897 के आसपास। और जब इन्होंने 1897 के आसपास इसको प्रकाशित किया तो दोस्तों कहानी क्या है कि इलाहाबाद का एक इलाहाबाद प्रेस मिशन 1898 इसकी एग्जैक्ट आप लिख सकते हो। ये है इलाहाबाद इलाहाबाद प्रेस मिशन के माध्यम से इन्होंने इसको किया। तो वहां पर क्या थी कि पहले जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र था, तो ये स्टेट कहलाता था अपने आप में, और यहां पर बोली जाने वाली जितनी बोलियां थी उसके बारे में जिक्र किया गया था। तो एक चीज तो ये निकल कर आती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी रची जाती है वो दोस्तों ये रची जाती है कि उसके बाद 1912 ईस्वी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आता है हमारे राजस्थान का। ये ठीक ढंग से मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हो, परंतु इतना नहीं है। अब हम एक और बात करते हैं। देखो, एक मैंने ये बताया दोस्तों कि अब जिस आदमी का हम जिक्र करेंगे वो 1912 ईस्वी में आया, और उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी 1912 ईस्वी में। आप कमेंट बॉक्स में बता दो 1912 ईस्वी में। एक दोस्तों आप कह सकते हो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। आप कहीं कुछ जगह पे पढ़ोगे जो है जी ए गियर्सन भी पढ़ोगे आप। ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी और वो थी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं बता रहा हूं इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग यहीं पर है। सबसे इंपॉर्टेंट सोच के देखो, राजस्थानी भाषा पर इतने सारे बाहर के अंग्रेज अधिकारी आए, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारी चीजें देखी, और फिर उन्होंने इस पर खूब सारा काम भी किया। हिंदी पे भी काम करने वाले बहुत लोग थे, परंतु राजस्थानी आगे नहीं आ पाई। इसकी वजह जो भी युवा रहे अपने दौर में उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हिंदी की तरफ ध्यान दिया, हिंदी के जितने भी नॉवेल्स होते हैं, उपन्यास होते हैं, उन पर ध्यान दिया, पढ़ने पे जोर दिया। खूब इंग्लिश में पढ़ो, खूब हिंदी में पढ़ो, और खूब पढ़ो आप उर्दू में, परंतु दोस्तों अपनी माँ बोली में पढ़ना मत भूलो। मैं अब इस लेक्चर के दौरान थोड़ा थोड़ा ये आपको मोटिवेट करूंगा, क्योंकि जब आप हेलोमाइड भाषा रो जब तक आप नहीं आगे बढ़ाओगे, आप हमारे इन वीडियो को आप शेयर नहीं करोगे, आपके सामने मैं कहता हूं पूरी प्ले लिस्ट में सृष्टि क्लासेस का आप एक भी वीडियो मत देखो, परंतु एक वीडियो यहां पर राम स्वरूप जी किसान के द्वारा लिखित किताबों पर रीट में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राम स्वरूप किसान द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। ऐसे प्रश्न और ऐसे साहित्यकार जिनसे आज वो हमारे दौर में है, उनको संजो लेना, उनकी किताबों को संजो लेना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, और ये हमें आगे बढ़ाना है। आप उन लोगों का पूरे सृष्टि की प्लेलिस्ट का आप एक वीडियो मत देखो, परंतु आप पॉडकास्ट में जाओ, सफलता के सूत्र नाम का आपको एक प्रोग्राम मिलेगा, उसमें उन्हीं के खेत में बैठकर मैंने खुद ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। आप लोगों का फर्ज बनता है दोस्तों। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं टीचर जो फेमस होने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा उर्दू भाषा की सहायता लेते हैं, और वो जो होते हैं कोई ढंग के किसी एक लेखक या शायर को पकड़ते हैं और उसका चेप देते हैं आगे, और बच्चे लगा के बैकग्राउंड कॉलर ट्यून और साहब उसको मशहूर कर देते हैं। हालांकि एक टीचर ने जो है जॉन एलिया की लिखी गई एक नज़म का एक शेर पढ़ा था, और वो भी बहुत अजीबोगरीब पढ़ा, और उसे शायद उन्होंने शब्दों का आगे पीछे कर दिया था। वैसे ही हर जबान का शब्दों का अगर हेर फेर कर देते हो तो उसका मर्म खत्म हो जाता है, परंतु फिर भी जो स्टूडेंट होता है वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता कि आखिरकार जो मर्म है वो कैसे खत्म हो गया। और बस वैसे ही मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप
जहां भी कहीं उर्दू के बारे में बात आए और हिंदी के बारे में आए, अंग्रेजी के बारे में आए, इन तीनों भाषाओं पर मैंने ठीक ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैं नहीं कहता मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ा है, ठीक ढंग से है ना, जितना मुझे आवश्यकता थी। परंतु आप लोग क्या करोगे दोस्तों, आप लोग इनके साथ साथ राजस्थानी का कथेसर अंक निकलता है, 500 रुपये में, पता नहीं 1000 रुपये में, ताउम्र के लिए आपको उसका वो मिल जाएगा, है ना, जो कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब वो जो मिल जाएगा तो आपके घर पे वो आ जाएगा अंक, आपको जब भी छपेगा, हर 2-3 महीने में छप ही जाता है अक्सर। सोनी जी जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। तो आप लोग वो कथेसर मंगवाओगे, कहानियां मंगवाओगे, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इसके माध्यम से हमारा बड़ा मन होता है। परंतु अभी हमारा सृष्टि परिवार बहुत छोटा है, तो हम क्या क्या काम करें। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करोगे, आगे शेयर करोगे, तो फिर हमारा परिवार बड़ा होगा। तो अब हम फिर उसके बाद हम राजस्थानी पे खूब सारी चर्चाएं बतियाएंगे, खूब सारी मैं किस्से कहानियां मैं खुद लेकर आऊंगा। मन ने घणो ही प्यार है मेरी माँ भाषा बहुत ही है, चिंता ही ना करो। तो मैं थाने ईशा ईशा किस्सा इसी इसी कहानियां लिया सुनास्यूं, जिको थारो दिल बागो बागी हो जैसी, बहुत खुश हो जैसी। और दूसरी बात कि अपन सारा मिलकर काम करना है, तो देखो थाने हमारे परिवार को हिस्सों बनना पड़सी, हमारे परिवार का हो, और फिर अपन परिवार में बोड़ो मोटो सारो कर, और फिर अपन पूरे राजस्थान के अंदर थोड़ो सो आगे बढ़ना, और लोगों ने दिखावा कि मैं भी इन पर काम करे महाराज, मैं भी कहीं आगे आया थोड़ा। तो कम कम बा एक कहानी सुनेड़ी होगी थारी, बोले कि जंगल में आग लागी सा, बहुत ही सारा हाथी भालू घोड़ा गधा 6000 पानी ढोड़ा। बोली साहब बिल्कुल ढोड़ा। तो बीच में क्या कहानी हुई कि एक चिड़ी छोटी सी बा आपके चोंच में पानी भर लिया, उड़ती गई बा, पानी बुझा रहा है आग ने। हाथी क्यों ही ना, तू किन्ने बाजी गए, ओ साहब मैं तो आग बुझाने लाग रही हूँ। हाथी बोले तेर ली ई चोंच हूँ बेटो बड़ो, वो तो मानने लगियो कि भाई आग बुझ जासी, जंगल में इतनी जोर की आग मारे सूंड में मैं 100-100 लीटर पानी इकट्ठो कर ले जा तो ही कौन बुझन लाग रही, तेर लो के बुझसी। तो चिड़ी करने जा रही हाथी के कान में के क्यों, बोले कि हाथी दादा देखो बात यह है कि मेरे लिए चौंच वाले पानी शायद ना बुझ जाए आगे, कोई दिक्कत को नहीं। पर जे काल ने जब इतिहास लिखो जाएगो ना कि जंगल में आग बुझानी यारो नाम लिखो सारा हो, तो भी दिन देखो भी इतिहास से मारो नाम दर्ज हो सी। आ दोस्तों बहुत बड़ी बात है, जिस दिन राजस्थानी भाषा के बारे में अपन जिक्र कर श्या, बी दिन दोस्तों आपने हकीकत बताऊं आपनो नाम दर्ज हो सी, थारो हो सी, मारो हो सी, आपने पूरे राजस्थान परिवार को हो सी। आज नहीं तो काल संवैधानिक भाषा को दर्जो मिल वो चिंता ना करो थे, अपन लारे लागेड़ा छोड़ा को नहीं गए। अब हम वापिस आते हैं हमारे टॉपिक पे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। हमने कहा साहब जी, ये गियर्सन भी कहते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस किताब को इस आदमी ने 20 भागों में बांटा हुआ है। 20 मतलब भाग कह सकते हो। इस किताब के कितने भाग हैं, 20 भाग हैं। और दोस्तों इसने क्या किया कि राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम वर्गीकरण, सर्वप्रथम वर्गीकरण। देखो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जिक्र इसी किताब में, आप ये भी कह सकते हो सर्वप्रथम जो है राजस्थानी शब्द या राजस्थानी भाषा, राजस्थानी शब्द का भाषा के रूप में यही इस्तेमाल हुआ, भाषा के रूप में इस्तेमाल। बात समझ में आ रही है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है राजस्थानी भाषा का, वो यहीं से हुआ। आप कहोगे सर ये कितने भागों में थी, दोस्तों ये 5 जो है 5 प्रकार का वर्गीकरण किया गया भाषाओं का। कौन कौन सा, आप लोग दो चीजें मेरे कहने पे याद रखना। ये देखो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, इसमें पूछा जाएगा पश्चिमी राजस्थानी और आप कह सकते हो एक दक्षिणी राजस्थानी। देखो एक तो थी पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी। 3 दिशाएं, और तीनों दिशाओं की बात हो चुकी है। अब बच गई हमारी दो, यानी दो प्रकार का, एक मध्य पूर्वी है, एक दक्षिणी पूर्वी है। आप ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं बता देता हूं आपको। एक मध्य पूर्वी, एक दक्षिणी पूर्वी, यानी कि पूर्व दिशा बचती है और पूर्व दिशा में इन्होंने बता दिया। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कौन सी किताब लिखी, तो आप कहोगे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी किताब 20 भागों में अगर कहो तो बंटी हुई थी। सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द भाषा का इस्तेमाल यही किया गया था, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां तक की। और आप कहोगे सर ये जीए गियर्सन जो था, इसने इस पूरी किताब में आप कहोगे राजस्थानी का जब जिक्र आया तो इसने इस राजस्थानी को 5 प्रकार का नाम दिया। कहा साहब एक पश्चिमी राजस्थानी होती है, दक्षिणी राजस्थानी होती है, उत्तरी राजस्थानी होती है, मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी।
आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, उसके बाद आपको याद नहीं करना है। अब हम बात करें, ये तो सब हो चुका है मामला, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम सीधा यहाँ आते हैं, वो बीच में एक बार हम रख लेते हैं। अब आप कहोगे सर एक था एलपी टेसीटोरी, ये भाई साहब कौन थे? एलपी टेसीटोरी। देखो एलपी टेसीटोरी भी आए और इन्होंने भी राजस्थानी के बारे में थोड़ा सा कहा। ये इटली के विद्वान थे, है ना, और इन्होंने अगर हम कहें कि इंडियन एंटीक्वीरी नाम की एक किताब लिखी, है ना, एलपी टेसीटोरी ने इंडियन एंटीक्वीरी, इंडियन एंटीक्वेरी, ये एक किताब लिखी और ये इटली के एक विद्वान थे, इटली के एक विद्वान थे, इटली के विद्वान थे। और इन्होंने दोस्तों क्या किया, इस एलपी टेसीटोरी ने, इन्होंने कहा कि साहब इनके अकॉर्डिंग राजस्थानी सिर्फ दो ही भाषा में है, एक इन्होंने कहा पूर्वी है और एक दोस्तों क्या है, पश्चिमी है। इन्होंने सिर्फ दो ही राजस्थानी का जिक्र किया और एक खास, अब एक पूर्वी राजस्थानी होती है और एक पश्चिमी राजस्थानी होती है। अब दोस्तों एक और यहां पर आप कह सकते हो कि एक राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसको आप कह सकते हो साहब भारतेश्वर बाहुबली। इंपॉर्टेंट बात, भारतेश्वर बाहुबली, बाहुबली राजस्थानी भाषा का एक है। और ये जो है आप कह सकते हो, देखो जितने भी सूरी लोग हुए ना, वो सारे के सारे दोस्तों जैन थे, है ना, एक शेरशाह सूरी को छोड़कर बाकी सारे जैन थे। ये बृजसेन सूरी के द्वारा भारतेश्वर बाहुबली घोर, है ना, ये जो है ये बृजसेन सूरी के द्वारा लिखा गया था, बृजसेन सूरी के द्वारा लिखा गया था। मैंने इसको क्यों लिखवाया है दोस्तों आपको यहाँ पर, वो इसलिए राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ यही है। क्या है? राजस्थानी भाषा का, भाषा का प्राचीनतम, प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ यही है। उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली घोर बृजसेन सूरी के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप कहीं पे नोट लगाकर इस चीज को लिख लेना। तो फिर अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों राजस्थानी, राजस्थानी के बारे में। अब इसकी लिपि किसके द्वारा लिखी गई, या हम कह सकते हैं इसकी लिपि का नाम क्या है, राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर ये काम थोड़ा सा हमने आसान कर लिया हम सब लोगों के लिए। और अभी हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में कि भाई राजस्थानी जो है, आप इसके साथ हेडिंग डाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं राजस्थानी के बारे में। सबसे पहले आप लिखिए, अगर आप बात करोगे राजस्थानी, राजस्थानी और हिंदी, सबसे पहले याद रखो कि इसका राजस्थानी का जो राजस्थानी दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर 21 फरवरी को मनाया जाता है। और 21 फरवरी को ही क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आपने कहा सर ठीक है, परंतु अब इसके साथ साथ अगर हम और देखें तो 21 फरवरी के बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कह सकते हो सर 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है 14 सितंबर। देखो अब अगर हम बात करें एक चीज और, तो हर एक जबान की अपनी लिपि होती है, हर एक भाषा की लिपि होती है। और अगर हम हमारे लेवल की बात करें या हमारे राजस्थानी लेवल की बात करें, तो राजस्थानी को जो लिपि है वो या तो है महाजनी या हम उसे मूड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? या तो महाजनी कहते हैं या मूड़िया भी कहते हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये लीजिए हमने लिख दिया महाजनी या मूड़िया। ये क्या है? ये है दोस्तों लिपि, ये है लिपि। और इनके महाजनी या मूड़िया लिपि के रचयिता है टोडरमल, टोडरमल। अब हम इसके साथ साथ दो जनगणनाएं पढ़ेंगे, और जनगणना एक हुई थी 1961 में और एक हुई थी दोस्तों 2011 में। 1961 की जनगणना के अनुसार आप कहोगे 1961 की जनगणना के अनुसार, देखो, और एक आप लिखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना
के अनुसार, ये दो जनगणना के अनुसार हम पढ़ेंगे। और इन दो जनगणनाओं के अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान की पहले वाली में 73 बोलियां जीवित अवस्था में थी और अब 71 हो चुकी है। आपको बस इतना याद करना है। इसमें क्या है, 73 बोलियां। आप किसकी किसकी बात कर रहे हैं, हम राजस्थानी की कर रहे हैं। राजस्थानी की 73 बोलियां, राजस्थानी की 73 बोलियां जीवित अवस्था में थी, जीवित अवस्था में थी। और अब राजस्थानी की अगर हम बात करें तो 71 बोलियां जीवित अवस्था में है। इस गणना के अनुसार बोलियां जीवित अवस्था में है। एक चीज बस आप यही इतना सा नोट रखोगे, दो चीजों के अनुसार हमने कह दी। इंपॉर्टेंट बात थी एक लिपि की, दूसरा हमारा जो है 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ये हम कहें राजस्थानी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता। ये बहुत जरूरी चीज थी। अब मैं आपको दोस्तों दो चीजें और बताता हूं विश्व में स्थान भाषा भाषियों की दृष्टि से। तो विश्व में भाषा भाषियों की दृष्टि से 16वां स्थान रहता है हमारी राजस्थानी का। एक चीज लिखना, भाषा भाषियों की दृष्टि से, की दृष्टि से आप इस तरह से लिख लेना। एक तो होता है विश्व में और एक है भारत में। भाषा भाषियों की दृष्टि से राजस्थानी का स्थान, भाषा भाषियों की दृष्टि से राजस्थानी का स्थान। तो आप कहोगे दोस्तों कि इनका विश्व की भाषाओं में राजस्थानी का 16वां स्थान है, विश्व में 16वां स्थान है, 16वां स्थान। और भारत में आप कहोगे सर 7वां स्थान, 7वां स्थान। ये तीन चीजें हैं। एक मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ऐसा बताया था कि शुरुआत में जब हमने बात की थी कि अनुसूची 8 में किसका जिक्र किया हुआ है, आपने कहा सर अनुसूची 8 में संवैधानिक भाषाओं का जिक्र किया हुआ है। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मार्क करके लिखना। क्या दोस्तों, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने साहित्यिक तौर पर अगर देखा जाए तो स्वतंत्र भाषा के रूप में इसे मान्यता दे दी, परंतु अनुसूची 8 में इसे संवैधानिक तौर पर नहीं मिली। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र रूप से राजस्थानी को मान्यता प्रदान कर दी है, मान्यता प्रदान कर दी है। आप लिख सकते हैं अलग कलर में, परंतु राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जगह नहीं मिली है। यानी कि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि अभी तक इन्हें संवैधानिक भाषा का जो है दर्जा वो नहीं मिली है, यानी संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है, संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। बस आपको यही 3 पॉइंट याद रखने। भाषा भाषियों की दृष्टि से राजस्थानी का स्थान विश्व में 16वां, उसका जस्ट आधा करके एक कम कर दो, भारत में 7वां रह गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र रूप से राजस्थानी को मान्यता प्रदान कर दी है, परंतु राजस्थान भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जगह। देखो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है और इन 12 अनुसूची की हम फिर कभी पॉलिटी की क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनमें जैसे अनुसूची 1, 2,
3 इस तरह से जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या पाएंगे कि एक 8वीं अनुसूची आती है। उसमें क्या करते हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है जो संवैधानिक भाषा है। और हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में क्या था कि जमींदारा प्रथा का अंत किया था। और अगर हम कहें कि जो भूमि अधिग्रहण जो एक बिल होता है वो पास किया गया था और वो लाया गया था, उसकी सारी डिटेल्स है उसमें। तो वो 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन पे आया। दूसरी 10वीं जो अनुसूची थी वो 1985 में आई थी, दल बदल कानून उसमें मेंशन किया गया था या उसमें जोड़ा गया था। तीसरे की बात करें और चौथे की बात करें जो आप पढ़ते हो तो पंचायती राज व्यवस्था 1973, ये जो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में हुआ था, इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और इसी वर्ष 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें शहरी निकायों की व्यवस्था जैसे नगर पालिका, नगर पार्षद और ये सब चीजें मेंशन की थी। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है समझ आ गया होगा। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी और उस 8वीं में क्या था, भाषाओं का जिक्र किया हुआ था। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे काम की तरफ। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। ये आप मेंशन कर लेना नोटबुक में अपनी, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास एक राजस्थान का मैप है। हम इसी तरह याद करेंगे, जब भी आप कोई किताब उठाकर देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें थ्योरी में लिखी हुई मिलेगी कि देखो क्या है, पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है और दक्षिणी राजस्थान में क्या होता है, कौन सी बोली बोली जाती है, इस तरह से। हम सबसे पहले, सबसे बड़ा भाग है हमारा पश्चिमी राजस्थानी का, हम वही उठाते हैं। और पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप कहोगे सर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और मारवाड़ी भाषा की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम मारवाड़ी भाषा की बात करें तो मारवाड़ी जो ये भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा सबसे प्राचीन नाम है राजस्थान का और इसको मरु भाषा के नाम से भी पहले जाना जाता था। मारवाड़ी भाषा कहां कहां बोली जाती है, देखो जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, यानी ये पश्चिमी राजस्थान, यहां तक लगभग यही यही बोली बोली जाती है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है और जो चेंज आता है वो उपबोलियां बनती जाती है। अगर बहुत सारी उपबोलियों के समूह में अगर एक कोई भाषा बनती है तो उसको हम कह सकते हैं बोली कह सकते हैं। और उससे निकलने वाली छोटी छोटी जो होती है अलग अलग बोलियां, वो उपबोलियां हो जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप तो इतना याद रख लो कि मारवाड़ी कहां बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। अपने आप क्लिक कर जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में क्या है, जैसलमेर तो आएगा, बीकानेर भी आएगा, जोधपुर भी आएगा। जोधपुर आएगा तो इसके टच में नागौर आता है, पाली आता है, ये बाड़मेर, जो भी आपको रहतीला या मरुस्थान जो दिखता है, मरुस्थलीय प्रदेश दिखते हैं, वो सारे आएंगे। जालोर और सिरोही थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनकी भी कुछ एक बोलियां जो है वो मारवाड़ी में सम्मिलित की गई है या हुई है। बहुत लंबे समय से जब बोली आती है। ये पश्चिमी राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे ज्यादा बड़ी अगर राजस्थान की कोई बोली है तो मारवाड़ी है। इसको इसको कह सकते हैं सबसे प्राचीन नाम है ये, और मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उपबोलियां इसकी कौन कौन सी है। बागड़ी है, शेखावटी है, बीकानेरी है और इसके बाद मेवाड़ी है, एक डटकी है, एक डट्टी है, थली, खेराड़ी, नागौरी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, सिरोही। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हम लास्ट में आपको मैं बता दूंगा जैसे क्या है। हम अगर बात करें कि ये देखो इसमें मारवाड़ी के बारे में आपको सब बताऊंगा, जैसे डटकी है, रेगिस्तान, डाटी, बाड़मेर, इस तरह से हम सारा बांच लेंगे। आपको अभी इतना ही याद करना है, इस तरफ आप अपना एक राजस्थान का नक्शा बनाएं अपने नोटबुक में और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात एक ही है दोस्तों कि आप यहां पर बागड़ी, शेखावटी, देखो शेखावटी कहां, सीकर के आसपास बोली जाती है, झुंझुनू के आसपास बोली जाती है। और आप कह सकते हो शेखावटी इसके आसपास हो गई, बीकानेरी बीकानेरी की हो गई। तो 1 2 और मैं आपको बताता हूं, इसमें नागौरी 3, सिरोही 4 और एक बागड़ी 5 जो हम लोग बोलते ही होते हैं। ये 5-6 भाषाएं तो आपको बोलियां याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत पड़ी मेवाड़ी की, तो मेवाड़ी हमने सिरोही का जो टच एरिया लिया, यहां का मेवाड़ी आ गया। साथ में डटकी और डट्टी, डटकी जो होती है वो रेगिस्तान, डटकी का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान की भाषा होगी। और डट्टी कहां पर बोली जाती है, बाड़मेर में बोली जाती है। 2 इनका खात्मा कर दिया, बची क्या थड़ी, थड़ किसको कहते हैं, वही रेगिस्तान को कहते हैं साहब, और किसको कहते हैं, है ना।
जैसे जैसलमेर और बीकानेर के कई क्षेत्र हैं जिनको हम थड़ कहते हैं, और उसी के नाम पर हमने कह दिया थड़ी है। खिराड़ी है, नागौरी है, गोड़वाड़ी है, देवड़ावाटी है, सिरोही है। आप ये उपबोलियां याद कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरा देखो, मैं यहाँ पे पंजाबी जो है वो मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया, सही से पूछो तो कैसे सर? हमने कहा पंजाबी गंगानगर और हनुमानगढ़ के लोग बोलते हैं, बिल्कुल पंजाबी कल्चर सबसे ज्यादा हावी है क्योंकि यहाँ पर इनका पंजाब टच बेल्ट लगता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर का कुछ क्षेत्र पंजाब टच लगता है, तो यहाँ पर पंजाबी बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में रहते हैं, तो पंजाबी जो बोली है वो यहीं पर बोली जाती है, तो ये खात्मा। अब देखो सुनो क्या है, ये मैंने अलग से मेवाड़ को दिखा रखा है। मेवाड़ में क्या है? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इन चारों जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दो ही है दोस्तों, आपको पता है मेवाड़ चित्तौड़ से शुरू होता है, उदयपुर से होता है, और आसपास ये आप कहोगे राजसमंद और इसके साथ साथ भीलवाड़ा। जहां जहां महाराणा अगर प्रताप का जिक्र आता है वहां वहां मेवाड़ का जिक्र आता है। आप तो बस इतना सा याद कर लो, कुंभा का जिक्र आता है चाहे सांगा का आता है, वो इधर ही आता है। हमने कहा ये चार जिले ऐसे हैं जो मेवाड़ में आते हैं, और इसमें जो है मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। नंबर एक, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं दोस्तों, कुंभा की रचनाओं में किसका उपयोग है? मेवाड़ी का उपयोग है। कुंभा की रचनाओं में आपसे पूछा जा सकता है ना, मेवाड़ी का। दूसरा देखो कि सबसे पहले मेवाड़ी का उल्लेख जगत मंदिर उदयपुर में है दोस्तों। ये जो है ये जगत मंदिर कहां पर है? ये उदयपुर में, एरो लगा रखा है मैंने, यहाँ के शिलालेख में यहां पर इसका जो है जिक्र मिला था। हमने क्या कहा? मेवाड़ी का सबसे पहले उल्लेख जगत मंदिर उदयपुर के शिलालेख में ही मिला। उल्लेख कहां मिला इसका? जगत मंदिर जो उदयपुर का है वहां के शिलालेख में मिला। आप ये अपना यहीं पर पॉइंट मेंशन कर देना। तीसरी नंबर की भाषा पे आते हैं, अलवर। आप कह सकते हो सर ये जो डीग एरिया है या इसके आसपास का है, ये वो वाला एरिया है ना, तो यहां पर मेवाती बोली जाती है। मेवात क्षेत्र है ये, और मेवाती बोली जाती है। और इसके प्रकार देख लो दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला खड़ी मेवाती है, अहीरवाटी या राठी मेवाती है, क्योंकि ये राठ क्षेत्र भी है। आप जब मेवाती पढ़ोगे तो आगे चलकर आप जब आप पढ़ोगे लोक नाट्य, उसमें आप अली बख्श ख्याल भी पढ़ोगे। एक अली बख्श ख्याल है, अली बख्श राजा हुए, उनको अलवर का रसखान भी कहा जाता है। तो वो अहीरवाटी या राठ जो मेवाती है वो भाषा बोली जाती है। एक कठेर मेवाती, बिगोता मेवाती और बिहाना मेवाती। अहीरवाटी यानी अहीरों का क्षेत्र, यादवों का क्षेत्र है, और राठ यानी राठ क्षेत्र है साहब। ये दो तो ये वैसे ही याद होगी, कठेर, बगोती और बिहाना। आप ये तीन चीज याद करना बस, और बाकी हमें नहीं चाहिए। मेवाती में साहित्य जो है, इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया है। ये ध्यान रखना, हिंदी साहित्य जो हम कहते हैं, ग्रंथ अकादमी की किताब में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। क्या? देखो मेवाती साहित्य में देखो, संत चरणदास जी, संत लालदास जी, डूंगर जी, दयाबाई और सहेजाबाई। मेवाती साहित्य जो है अगर हम कहें तो इन पांचों के द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने मेवाती का खूब सारा उपयोग किया है। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि मेवाती साहित्य से संबंध रखने वाले संत हैं या निम्न में से कौन सा साहित्यकार मेवाती साहित्य या मेवाती बोली से जो है वो संबंध रखता है, तो आप इन चारों का बता देना कि मेवाती साहित्य जो है इन चारों पांचों के द्वारा लिखा गया। दो तो बाइयां हैं, देख लो, दयाबाई, सेजाबाई, और बाकी तीन क्या है? बीए यानी संत है। संत चरणदास जी है, संत लालदास जी है और डूंगर जी है। तीन तो है, इसमें पुरुष और दो महिलाएं हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, एक दयाबाई और एक सहेजाबाई। संत चरणदास जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, संत लालदास जी उतने ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जब दो हो जाते हैं तो डूंगर जी को क्यों छोड़े, नाराज हो जाएंगे डूंगर जी। तो हमने कहा साहब दयाबाई और सहेजाबाई, और लपेट लो साथ में, ठीक है, इनको हमने याद कर लिया। अब बहुत मुश्किल नहीं है, अब तो हमने बहुत हल्के फुल्के में याद कर लिया। अब हम सबसे पहले जयपुर को ही पकड़ते हैं। मारो जयपुरियो, है ना, जीवन में के कमायो जो जयपुरियो ना देखो। तो इसी गांव हम कहावत चाल है कि साहब एक महिला ऐसी सोचती है अपने जीवन में कि उससे बस एक बार जयपुर दिखा दो। अब तो खैर खूब सारे जाने लगे हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज बढ़ गए, लोगों के रोग बढ़ गए हैं। तो कोई डायबिटीज की लेने जाता है, तो कोई शुगर, मतलब जो हार्ट की दवाइयां होती है वो लेने जाते हैं। खैर सबका अपना अपना योगदान है जयपुर को जयपुर बनाने में। हमने कहा इस जयपुर एरिया में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, और इसी ढूंढाड़ी के उपनाम है दो, एक झाड़साई या ढूंढवाड़ी भी कहते हैं। देखो हो सकता है ढूंढवाड़ी को आप टिक कर जाओ, झाड़साई निम्न में से कौन सी बोली का उपनाम है, फंस जाओगे। दूसरा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमने ये कहा कि संत दादू की साहित्यिक रचनाओं में ढूंढाड़ी का उपयोग किया गया है। हमने क्या किया कि साहब संत दादू की साहित्यिक रचनाओं में
जो है ढूंढाड़ी जो बोली है इसका प्रयोग किया गया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा आप देखो उपबोलियां इसकी, चौरासी, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ौती और किशनगढ़ी, अजमेरी। हाड़ौती कोटा बूंदी में बोली जाने वाली एक बोली है, परंतु ये हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, आगे चलकर भी बता दूंगा। हमने क्या कहा? चौरासी हो गया, नागरचोल हो गया और काठेड़ी हो गया, राजावाटी हो गया, तोरावाटी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, अजमेरी। किशनगढ़ी और अजमेरी ये तो एक ही बात है, ये अजमेर के टच लगने वाला एरिया है, या अजमेर का हिस्सा आता है किशनगढ़ी, और ये दोनों अजमेरी। तोरावाटी हो गया, हाड़ौती हो गया, काठेड़ी, राजावाटी। ये आप चार नाम, हाड़ौती तो यहाँ हो ही गया क्योंकि ये मैंने बता दिया ढूंढाड़ी की उपबोली है, और नागरचोल और चौरासी इसके बारे में हम और जिक्र फरमा लेंगे आगे। अब देखो तीसरा हमने क्या कहा साहब? हमने कहा बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। इसमें कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। में अभी अभी बोल के आया, हाड़ौती क्या है दोस्तों? ये उपबोली है ढूंढाड़ी की। तो ये सबसे मुश्किल मानी जाती है। इसमें गुजराती टच भी आता है ना, गुजराती मिश्रण भी होता है इसमें, गुजराती मिश्रण भी होता है। एक तो ये याद रखना। दूसरा क्या है? ये ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों, ये याद रखना, ढूंढाड़ी की उपबोली। और इंपॉर्टेंट बात है, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर नाम के ग्रंथ में हाड़ौती का प्रयोग किया है। हाड़ौती का प्रयोग निम्न में से कौन से ग्रंथ में किया गया है? आप बता सकते हो, वंश भास्कर में। हाड़ौती का प्रयोग वंश भास्कर में किसके द्वारा किया गया? तो आप कह दोगे सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। यहां पर 2-3 प्रश्न जो है वो हमारे हूबहू छपने वाले से प्रश्न है। मैं आपको बार बार जिन चीजों पर जोर दे के कह रहा हूं, आप उन चीजों का बेहद ख्याल करते हुए आगे बढ़ना। नंबर 3 है ना। अब हम देखें कि साहब लास्ट जो आती है हमारी, ये डूंगरगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान की। देखो वागड़ी भीलों की बोली कहा जाता है। ये वागड़ क्षेत्र होता है ना, ये कौन सा क्षेत्र होता है? ये कहोगे सर, आप कहोगे सर ये वागड़ क्षेत्र होता है। और इस वागड़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? वागड़ी बोली जाएगी। और हम कहें इसको भीलों की भी बोली जाती है। जीए गियर्सन, मैंने आपको कहा था लिंग्विस्टिक, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था, मैंने आपको कहा था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो 5 प्रकार में विभाजित किया था उसने राजस्थानी भाषा को। जीए गियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, उन्होंने इसको भीली भी कहा था। आपसे पूछा जा सकता है कि भीली जो है यानी कि वागड़ी या भीलों की बोली को भीली शब्द किसने दिया था? तो जीए गियर्सन ने दिया था, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने दिया था, जिसने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक लिखी। आप कहोगे सर नेक्स्ट चलें, बिल्कुल चलते हैं। अब आते हैं 3 टॉपिक और। देखो अभी अभी आप क्या पढ़ के आए हो? अभी अभी दक्षिणी राजस्थान की आप पढ़ के आए हो दोस्तों वागड़ी, है ना, और वागड़ी को भीली भी कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने कहा साहब सबसे पहले कि एक जो प्रतापगढ़ और झालावाड़, यहां पर मालवा प्रदेश है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको पूरे को मालवा प्रदेश कहते हैं, प्रतापगढ़, झालावाड़, और ये एमपी का कुछ एक एरिया। यहां पर इस मालवा प्रदेश में कौन सी बोली जाएगी? आपको सर मालवी तो बोली जाएगी, तो मालवी बोली जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी है? एक तो मेवाड़ी है, ऑब्वियस है मेवाड़ी तो आएगी क्योंकि चित्तौड़ के टच में लग रहा है ये। मेवाड़ी होगी, रांगड़ी होगी, सोड़वाड़ी होगी, पाटवी होगी, रतलामी और उम्मठवाटी। ये आप जो है 6 तरह की उपबोली याद कर सकते हो। कौन कौन सी? मेवाड़ी, रांगड़ी, सोड़वाड़ी और पाटवी, रतलामी और उम्मठवाटी। रांगड़ी जो है वो मालवा के राजपूतों के द्वारा, दोस्तों मैंने साफ मेंशन किया हुआ है, मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली बोली रांगड़ी है, और ये मालवी की एक उपबोली है। इंपॉर्टेंट बात इतनी है। दूसरा आप कह सकते हो कि साहब यहां पर ये जो दक्षिणी राजस्थान है, इस दक्षिणी राजस्थान में कौन सी भाषा एक बोली जाती है? आप कह सकते हो सर निमाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? निमाड़ी बोली जाती है। ये मालवा प्रदेश है, इस मालवा प्रदेश में मालवी बोली जाती है। हमने 2 निपटा दिए यहां पे। अब देखो तीसरा, ये भरतपुर और धौलपुर एरिया जो है, इस भरतपुर धौलपुर एरिया, ये इसमें कौन सी बोली जाती है? आपको सर ब्रिज भाषा बोली जाती है। तो सूरदास जी जो हुए हैं वो भगवान कृष्ण में लीन थे, आप भी जानते, हम भी जानते हैं। तो सूरदास जी अपने पद कौन सी भाषा में लिखेंगे? ब्रिज में ही लिखेंगे। दूसरा, बिसल देवरास तो ब्रिज भाषा का पहला महाकाव्य है। बस आप ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, बिसल देवरासो ब्रिज भाषा का पहला महाकाव्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप बस ख्याल रखना। नंबर 1। बाकी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखते हैं अब मारवाड़ी के बारे में। हमने मोटा माटी एग्जाम के इसके जो है हमारे नक्शे के माध्यम से हमने देख लिया सारी की सारी भाषाओं के बारे में।
हमने मारवाड़ी पढ़ा, पश्चिमी राजस्थान की। मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है, जगत मंदिर का उल्लेख है और इसमें कुंभा की रचनाओं का उपयोग किया गया। अलवर में मेवाती बोली जाती है। 4-5 साहित्यकार या संत हुए जिन्होंने मेवाती में साहित्य को लिखा है, उनमें चरणदास जी, लालदास जी, डूंगर जी, सहेजाबाई, दयाबाई, ये चारों आगे नाम। फिर हमने ढूंढाड़ी के बारे में जिक्र किया, इनको झाड़साई या ढूंढवाड़ी भी कहते हैं, संत दादू की साहित्यिक रचनाएं हैं, ये हमने नाम दे दिए। उसके साथ साथ हमने क्या कहा, देखो बागड़ी भीलों की बोली होगी, जी गियरसन हो गया, और उसमें हमने हाड़ौती कह दिया, किसकी, ये उपबोली है हमारे ढूंढाड़ी की। और सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर में हाड़ौती का उपयोग किया है। यहां पर ये वागड़ क्षेत्र है। लास्ट में अभी अभी हम ब्रिज भाषा के बारे में, मालवा प्रदेश के बारे में और दक्षिणी राजस्थान के बारे में। ये दक्षिणी निमाड़ी भी इसी की, मालवी की ही एक उपबोली है। अगर आप देखोगे ना कहीं किसी किताब में, तो ये निमाड़ी जो दक्षिणी राजस्थान में एक अलग से बोली जाने वाली उपबोली है, तो ये भी इसे मालवी की ही उपबोली है, आप लिख सकते हैं ऐसा। अब हम मारवाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है मारवाड़ी में, मारवाड़ी में देखो हमने पढ़ा था गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, पाली और जालोर में बोली जाती है। देवड़ावाटी ये आप कह सकते हो सिरोही में बोली जाती है। और अगर हम बात करें डटकी, तो शाब्दिक अर्थ होता है रेगिस्तान में, यानी जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, डटकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप कह दोगे सर रेगिस्तान होता है। और डाटी का, डाटी मतलब बाड़मेर में बोली जाने वाली। और थली मैंने बताया था, बीकानेर और जैसलमेर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं रेगिस्तान भरे जिनको हम थड़ कहते हैं, थड़ी कहते हैं, ये वो एरिया है। शेखावटी कौन सी, सीकर में बोली जाएगी, शेखावटी एरिया में, झुंझुनू में बोली जाएगी। चूरू का भी कुछ एरिया टच लगता है, आप बता सकते हैं। अगला देखो क्या है, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, राजावाटी। आप देखो तोरावाटी जो है वो झुंझुनू नीम का थाना के आसपास बोली जाती है। इसमें तोमर राजपूतों के द्वारा इस भाषा को कह सकते हो सबसे ज्यादा उपयोग लिया गया, इसलिए इसका नाम तोरावाटी रख दिया गया। काठेड़ी में सवाई माधोपुर, कहां बोली जाती है, सवाई माधोपुर में आप दो देखोगे, एक तो काठेड़ी और एक आप देखोगे नागरचोल। तो आप ये कह सकते हो, देखो साहब कान्हा कहां विराजमान है, तो कान्हा विराजमान है साहब सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, यानी काठेड़ी और नागरचोल, बस इतना ही याद करना, सवाई माधोपुर में है। 84, अब मैं नए जो नक्शे उसके हिसाब से बता रहा हूं, दूदू जयपुर, यानी दक्षिण पश्चिमी जो जयपुर का हिस्सा है दूदू के साथ लगने वाला, वो 84 बोली जाती है। राजावाटी की बात करें तो जयपुर का पूर्वी भाग लगभग राजावाटी ही बोलता है। बस इतनी सी हमारी ढूंढाड़ी की खास बात थी। लास्ट जो पेज है हमारा वो आप देख सकते हैं, अहीरवाटी। अहीरवाटी को हीरवाटी भी कहते हैं, हीरवाल बोली भी कहते हैं, या राठी बोली भी कहते हैं। ये जो है हम कह सकते हैं साहब, ये मुंडावर, बहरोड और कोटपुतली एरिया में बोली जाती है। इसको ही हमने क्या नाम दिया, इसको हमने राठ क्षेत्र बोला, इसीलिए आप कह सकते हो राठी बोली, है ना। ये राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राठी, वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली वागड़ी। वैसे ये राठ क्षेत्र है अहीरों का, अहीर यानी यादव जो लोग होते हैं उनका एरिया माना जाता है। ये हीरवाटी भी कहते हैं, हीरवाल की बोली भी कहते हैं। राठ क्षेत्र में अहीर लोगों की क्षेत्रीय बोली है। मुंडावर, बहरोड और कोटपुतली। मुंडावर के एक राजा हुए थे जिनका नाम था अली बख्श, और उन्होंने अली बख्श ख्याल जो है वो इसी भाषा में इस्तेमाल करते हुए, एक ख्याल एक नाटक है जिसका शाब्दिक अर्थ खेल होता है, जैसे तमाशा, नौटंकी, रम्मत, ये सारे हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद करो कि ये जो अली बख्श थे, ये इन्होंने ख्याल लिखी थी, रचना की थी अहीरवाटी में। मुंडावर के ये राजा थे, और यही अली बख्श जो है ये अलवर के रस खान कहलाए। क्या कहलाए सर, अलवर के रस खान। रस खान जो है आप कह सकते हो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और वैसे ही ये जो भगवान कृष्ण के अली बख्श भी बहुत बड़े थे, इसीलिए इनको अलवर के रसखान के नाम से जाना जाता है। ये जब भी कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि भाई ये जब भी मंच पे आते थे तो ये ऐसा कहते थे कि भाई काठ नवे पर राठ ना नवे, मैं राठ उठाकर जूं, है ना, ऐसा डायलॉग सुनने को मिलता है। ऐसा ये कहते थे कि लकड़ी नीवी हो सकती है, मैं नहीं नीवा हो सकता, मैं नहीं झुक सकता, ऐसा ऐसा कहते थे। और ये जो कहते हैं ना कि जो कन्वर्टेड जो लोग होते हैं वो पुराने टाइम में कन्वर्ट हो गए हैं, पर उनमें आज भी धार्मिक आस्था उनके पूर्वजों के द्वारा उनको मिली हुई है, तो वो वैसे ही उसी लीन, उसी भक्ति आराधना में लगे रहते हैं।
वो अपना भी मानते हैं और साथ में वो अलग धर्म को भी मानते हैं। अली बख्श भी कृष्ण भगवान से बड़ा प्रेम करते थे और इन्होंने आगे चलकर इन्होंने इसमें ख्याल की रचना ही कर दी। अब सुनो दोस्तों क्या है, एक है जगरोती, सीधी सी बात है, करौली में आपको कुछ नहीं, जागते रहो, कह सकते हो आप जागते रहो, कहां आवाजें लगती है, करौली में ही लग सकती है। और सिरोही में जो भाषा सिरोही बोली है, इसका दूसरा नाम है साहेट की बोली। दूसरा नाम क्या है? साहेट की बोली। ये था दोस्तों हमारा राजस्थानी भाषा और बोलियों को लेकर। अगर आप कहो थोड़ा सा मैंने साहित्य भी मेंशन कर दिया है। कभी हम किसी लेक्चर में पूरा पीडीएफ, क्योंकि साहित्य काफी लंबा चौड़ा, उसमें इंपॉर्टेंट तो जो था निचोड़ निकालकर वो मैंने शुरुआती तौर में लिखवा दिया आपको। बाकी का जो बचा हुआ होगा उसमें हम इतना सा करेंगे, बाकी के जो बचे हुए हैं उसमें हम इतना सा करेंगे, एक पीडीएफ फाइल है वो हम आपको शेयर कर देंगे। ये अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, सृष्टि क्लासेज नौहर, ये SRISHTI क्लासेस नौहर, ये आप बिना स्पेस दिए हुए सर्च करोगे तो आपको जो इधर लोगो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस लोगो के साथ आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, या आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया है वहां पर आप जाके टेलीग्राम तक पहुंच सकते हो। ये पीडीएफ वहीं मिल जाएगी और राजस्थानी साहित्य की भी पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। अगर आपने हमारा अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस तरफ जो आपको ऐप का ये जो ब्लिंक हो रहा है बार बार पॉपअप, ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबर से, और आप हमारे प्ले स्टोर से हमारा जो है ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और बहुत जल्दी आपके पशुचर के कोर्स जो है हम लॉन्च करने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी कल्चर की क्लास बहुत अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्लास किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप कुछ नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गणी गणी खम्मा। जय श्री राम।